विज़र्ड एडवेंचर्स इन टू वर्ल्ड्स। अध्याय 51 051 पाटिया। अध्याय 51 पाटिया। अंधेरे से चूहों के विशाल झुंड निकले और भाई बहनों की आंखों के सामने तेजी से एक ढेर में जमा हो गए। चूहों के तितर बितर होने के बाद उनके सामने एक सुंदर और आकर्षक आकृति प्रकट हुई। मैं चूहे वाली महिला ने अपने भाई से आंखें मिलाईं और मुस्कुराते हुए बोली, हम फिर मिलेंगे। हम्फ। बहन ने ठंडी फुफकार मारी और अनजाने में चूहे जैसी दिखने वाली महिला की निगाहों को रोकते हुए अपने भाई के करीब एक कदम बढ़ा लिया। तुम यहां किस लिए आए हो, आर्चर? मेई ने ठंडे भाव से पूछा। हमारा सौदा खत्म हो चुका है। स्का भाई बहनों के इस रवैये को देखकर चूहे वाली औरत ने अपना सिर हिलाया और जीभ चटकाई। कितने बेरहम हो। क्या तुम वो दिन भूल गए जो हमने साथ बिताए थे? कितने प्यारे थे वो दिन। जी। भाई के बोलने का इंतजार किए बिना ही बहन का चेहरा बिगड़ गया। बेशर्म। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, भाई ने कहा। मुझे तो बस घिन आ रही थी। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी निगाहें उस कोने की ओर मुड़ गईं जहां चूहे थे, मानो उसे कोई अकल्पनीय दृश्य याद आ गया हो और उसका चेहरा भयानक रूप से उदास हो गया। एक प्रेमी कभी बहन के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन एक बहन भी कभी प्रेमिका नहीं बन सकती। चूहे जैसी दिखने वाली स्त्री ने भाई बहन के बीच स्नेहपूर्ण व्यवहार को देखा, उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। ऐसा जरूरी नहीं है। चूहे जैसी औरत, भाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, साफ साफ बताओ, तुम यहां किस लिए आई हो? व्यापार, चूहे जैसी दिखने वाली महिला ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं चाहती हूं कि तुम भाई बहन किसी की हत्या करने में मेरी मदद करो। हम, बहन ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हम मान जाएंगे? इनाम मिलेगा, चूहे जैसी दिखने वाली औरत ने कहा। मुझे पता है कि तुम हमेशा से इस काले शहर को छोड़ना चाहते थे और अब मौका आ गया है। उस आदमी को मार डालो और बदले में तुम्हें नगर रक्षकों के साथ शहर छोड़ने की योग्यता मिल जाएगी। भाई बहन ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में उत्सुकता को महसूस किया। भाई ने मांग उठाई, हमें काले पत्थर चाहिए। मुझे नगर रक्षकों पर भरोसा नहीं है। हमें काले पत्थर दे दो और हम मैडम बटरफ्लाई के काफिले को लेकर शहर से निकल जाएंगे। अच्छा चुनाव है, चूहे वाली औरत ने तारीफ में हल्के से ताली बजाई। लेकिन यहां सिर्फ 1000 काले पत्थर हैं। बाकी का इंतजाम तुम्हें खुद ही करना होगा। 1000? इतने से तो एक भी व्यक्ति को भगाने के लिए काफी नहीं था। भाई की आंखों में एक चमक आई जब उसने अपने और बहन के बीच बचत का हिसाब लगाया। उसे राहत का एहसास हुआ और फिर उसने कहा, आधा पैसा पहले ही दे दो। कोई बात नहीं, चूहे वाली महिला ने सिर हिलाया। उस आदमी का नाम कार्ल है। एक निश्चित खंडहर में। मूल इमारतें बहुत पहले ही ढह चुकी थीं। दर्जनों अधमरे जीव आसपास भटक रहे थे, उनकी कराहें हवा में गूंज रही थीं क्योंकि वे कभी कभी जमीन से लकड़ी के तख्ते उठाकर नीचे की ओर देखते थे। एक ढही हुई मिट्टी की दीवार के नीचे बिखरे हुए लंबे बालों वाली ईव डोनी ने अपनी सांस रोक रखी थी। टूटी हुई बाह होने के बावजूद वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसकी सांस लेने की तकनीक काफी अनोखी थी, जो उसके शरीर के भीतर जीवन शक्ति को अधिकतम सीमा तक छुपाए रखने में सक्षम थी। अन्यथा बाहर जमीन पर पड़ी हड्डियों का ढेर उसका भाग्य होता। जल्दी करो, तेजी से चलो। धड़ाम। दूर से आती हुई आवाज से दूर की जमीन हिल गई। खंडहरों में भोजन की तलाश कर रहे अधमरे जीव रुक गए, फिर धीरे धीरे मुड़े और आवाज की दिशा में देखने लगे। अगले ही पल भौंक। एक धीमी गुर्राहट के साथ कभी धीमी गति से चलने वाले अधमरे प्राणी आगे की ओर झुक गए और तीरों की तरह हमला करने लगे। स्वूश स्वूश स्वूश। आकृतियां तेजी से गुजर गईं, जिनमें से दो ने मिट्टी की दीवार पर कदम भी रख दिया, जिससे नीचे ईव थोड़ी कांप उठी। कुछ ही पल बाद धमाका। मिट्टी की दीवार फट गई और ईव उसके नीचे से हांफते हुए बाहर निकली और चिल्लाई, मार्क, इधर। थोड़ी दूर पर जमीन ढीली हो गई और एक व्यक्ति बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, हवा के लिए हांफ रहा था और राहत भरी आवाज में बोला, अगर थोड़ी देर हो जाती तो शायद मेरा दम घुट जाता। हमें यहां से निकलना होगा, ईव ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए जल्दी से कहा। अगर वे अधमरे लोग वापस आ गए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। हाँ, मार्क ने सिर हिलाया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। इस बार जब हम लौटेंगे तो मैं परिवार के मुखिया डॉन की धर्म मुहर वापस ले लूंगी। दोनों ने एक दूसरे को सहारा देते हुए कहा, अब समय आ गया है कि बूढ़े लेव इसे मुझे लौटा दे। एक बार धर्मा मुहर का इस्तेमाल कर लेने के बाद नाइट बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मार्क ने सिर घुमाकर कहा। इसके अलावा बूढ़े लेव की उम्र को देखते हुए धर्मा मुहर हटाने से उनकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाएगी और शायद वे बच नहीं पाएंगे। मैं इतनी चिंता नहीं कर सकती। ईव का चेहरा गंभीर था। धर्मा सील के साथ हमारे जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक है। मार्क ने आह भरी, लेकिन और कुछ नहीं कहा। सतह के पास एक जगह पर बेट्टी परिवार के 10 से ज्यादा सदस्य इंसानी सिर जितने बड़े भृंगों के एक समूह पर हमला कर रहे थे। भृंगों के कठोर खोल तलवारों और चाकुओं का सामना कर सकते थे और उनके जबड़े और एंटीना इतने तेज थे कि वे काली चट्टान को भी जोर से कुचल सकते थे। लेकिन बेट्टी परिवार के लोग भी असाधारण थे। 10 से अधिक लोग नाइट अटेंडेंट निकले। कई लोग पूरी तरह से कवच से लैस थे, उनके हथियार, जो काले पत्थर से बने थे, जबरदस्त ताकत से चलते थे। पफ।
पैंग! एक एक करके भृंग कुचलकर चपटे हो गए, उनका रस हर जगह फैल गया। हालांकि सामने वाली गुफा से निकलने वाले भृंगों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक झुंड के भृंगों को मारते ही दूसरा झुंड प्रकट हो जाता था, उन्हें पूरी तरह से खत्म करना असंभव सा लग रहा था। समूह के पीछे बेट्टी परिवार के कबीले के मुखिया की भौहें तन गईं, फिर उन्होंने धीरे से अपना हाथ हिलाया। पीठ! हा! जवाब में एक आदमी आगे बढ़ा, गहरी सांस ली और भृंगों के झुंड की ओर दौड़ा, साथ ही तेजी से सांस छोड़ते हुए। हूं! एक भीषण ठंड चल पड़ी। सुरंग में बर्फ के क्रिस्टल तेजी से बनने लगे, जो एक दृश्य गति से बाहर की ओर फैलते गए और तुरंत ही एक के बाद एक भृंग को बर्फ में जकड़ लिया। धर्म मुहर, बर्फीली सांस। यह एक विशेष धर्म मुहर थी, जो साधारण मुहरों से अलग थी और केवल शूरवीरों को ही प्रदान की जाती थी। विशाल बेट्टी परिवार के पास ऐसी केवल एक ही मुहर थी, यह भी अनिश्चित था कि पूरे ब्लैक सिटी में दूसरी मुहर थी या नहीं। पलक झपकते ही, जैसे ही कीड़ों का झुंड थम गया, बेट्टी परिवार का हमला बेहद आसान हो गया। स्थिति का फायदा उठाते हुए समूह गुफा में घुस गया, अवरोध को पार किया और घर के आकार की रानी भृंग उनके सामने आ गई। अच्छा हुआ, कबीले के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। गड्ढे नंबर 2 में हुई गड़बड़ी के कारण ये भृंग अपना घोंसला स्थानांतरित करने को तैयार हो गए, अन्यथा इसे हासिल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। हाँ, किसी ने कहा। रानी हर दिन 2 कुलीन सैनिक भृंगों को पैदा कर सकती है और उनके शरीर में विदेशी जानवरों का मांस होता है। इसके साथ हमारे पास विदेशी जानवरों के मांस की लगभग कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति होगी। भीड़ में मौजूद एक महिला ने कहा, कबीले के नेता, गड्ढे संख्या 2 पर वास्तव में क्या हुआ? नगर रक्षकों ने हम समेत किसी को भी पास जाने से मना कर दिया है। चिंता मत करो, कबीले के सरदार की आंखें सिकुड़ गईं। हमारे लोगों से कहो कि वे फिलहाल भूमिगत गतिविधियों से दूर रहें। हालात सामान्य होने तक प्रतीक्षा करें। और उसने आगे कहा, हेल से धर्मा सील या जीवन औषधि का आदान प्रदान करने के बारे में सोचना भी मत। अगर वे मरना नहीं चाहते तो ऐसा मत करना। हाँ, समूह ने सहमति में जवाब दिया। चाचा! जब काल दोबारा प्रकट हुआ तो अयाला ने प्रसन्न चेहरे से उसका अभिवादन किया और कहा, मैंने शैडो एलायंस से एक धर्म मुहर प्राप्त की है और इसे अपने शरीर में एकीकृत करने की कोशिश करने की योजना बना रही हूं। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने की आवश्यकता हो सकती है। धर्मा मुहर? काल ने सिर हिलाया, बधाई हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि यह काम करेगा। आयला चिंतित दिखी। शियाओनान भी मेरे साथ जा रहा है, आंशिक रूप से किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए और आंशिक रूप से इसलिए कि अगर मैं इसे नहीं कर पाती तो वह धर्मा मुहर ले सकता है। बड़ी बहन जरूर सफल होगी, शियाओनान ने कहा। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। आयला मुस्कुराई और फिर बोली, जब तक मैं और शियाओनान अगले कुछ दिनों के लिए बाहर हैं, कृपया दाना और बाकी लोगों का ख्याल रखना, अंकल, और शायद ज्यादा गहराई में मत जाना। हम्मा! काल ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। नगर रक्षकों के माध्यम से आदान प्रदान की जा सकने वाली धर्म मुहरें उच्च गुणवत्ता की नहीं थीं, जैसे लौ भुजा, मधुमक्खी कान, हल्का शरीर, जो शरीर को केवल मामूली संवर्धन प्रदान करती थी। यदि अग्नि चिन्ह और इस्पात ढांचे को शून्यवृत्त जादू माना जाता, तो नगर रक्षकों द्वारा दी गई धर्म मुहरें महज छल थीं, जो छाया गठबंधन से लीक हुई मुहरों की तुलना में कहीं कम शक्तिशाली थीं। आयला को इतनी जल्दी यह चीज इसलिए मिल गई क्योंकि उसने दूसरों से विनिमय सामग्री उधार ली थी। काल ऐसा नहीं कर सका। उसे लाइफ पोशन पाने के लिए अभी भी काफी समय चाहिए था, लेकिन ज्यादा नहीं। अध्याय 52, 052 नाइट। जैसे जैसे वे गड्ढे संख्या 2 की सतह के करीब पहुंचते गए, वहां उतने ही अधिक अधमरे जीव दिखाई देने लगे। विशेष रूप से खनिकों का पूर्व गढ़ अब संक्रमित मरे हुओं से भरा हुआ था, जो पृथ्वी पर एक नरक जैसा दिखता था। पवित्र कानून। कवच पहने, एक लंबी तलवार पकड़े हुए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे की अव्यवस्थित भीड़ को गंभीरता से देखा। जैसे ही उन्होंने पवित्र आभा से ओतप्रोत 2 शब्द कहे, उनसे एक कोमल सफेद प्रकाश निकला, जिसने आसपास फैली हानिकारक आभा को बिखेर दिया। दिवंगत की आत्मा को शांति मिले। थोड़ा झुककर वह व्यक्ति बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा, अपनी लंबी तलवार घुमाते हुए एक के बाद एक को अधमरा कर देता गया। उसकी लंबी तलवार जंग से ढकी हुई थी और तेज नहीं दिखती थी, फिर भी जब उसने अधमरे शरीर को काटा तो वह मक्खन में गर्म चाकू की तरह आसानी से कट गई। उसकी लंबी तलवार के मार्ग का कोई भी सामना नहीं कर सकता था। उससे निकलने वाली सफेद रोशनी ने उस दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा को और भी दबा दिया। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक अधमरे लोग पूरी तरह से गतिहीन हो गए। उस व्यक्ति ने धीरे से अपनी लंबी तलवार म्यान में रखी और उन कुछ लोगों की ओर मुड़ा जिन्हें उसने अभी अभी बचाया था। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और गहराई से झुककर प्रणाम किया। भगवान आपका भला करे। वहां खड़े लोग अवाक रह गए। उनमें से एक हकलाते हुए बोला, धन्यवाद। ब्लैक सिटी में भरोसेमंद रिश्तेदारों और दोस्तों के अलावा कोई भी अनजान व्यक्ति की मदद करने को तैयार नहीं होता था। ताकतवर लोग कमजोरों पर शायद ही कभी दया दिखाते थे। तो यह विचित्रता आखिर आई कहां से? मैं किसी की तलाश कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने अपने पास से एक मुड़ा हुआ स्क्रॉल निकाला और उसे खोलकर देखा तो उस पर एक युवक का चेहरा दिखाई दिया। उसका नाम रेन है, उसे पिछले साल यही बेचा गया था। रेन? कुछ लोगों ने उलझन में अपना सिर हिलाया।
उसे नहीं जानते, कभी नहीं देखा। क्या सच में उस आदमी के चेहरे पर निराशा झलक रही थी? मैंने आपको परेशान कर दिया। एक पल रुकिए, भीड़ में से एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। मुझे याद है कि पिट नंबर 3 में रेन नाम का कोई व्यक्ति था, लेकिन वह पिट नंबर 2 के पास और जमीन के नीचे है। हो सकता है कि अब तक वह मर चुका हो। ओह, उस आदमी की आंखें चमक उठीं। धन्यवाद। इतना कहकर वह मुड़ा और पिट नंबर 3 की ओर चल पड़ा। रुको। छोटी लड़की खड़ी हो गई और जल्दी से पुकारने लगी, वहां नीचे बहुत खतरनाक है, क्या आपको जाना ही होगा? हाँ, उस आदमी ने सिर हिलाया। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं उसके बेटे की रक्षा करूंगा और वादे निभाना हमारी परंपरा है। लेकिन छोटी बच्ची हकलाते हुए बोली। जैसे ही वह आदमी दूर चला गया, उसने जोर से पुकारा, आपका नाम क्या है? रसेल। उस आदमी की आवाज हवा में वापस गूंजी। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो चलते हैं। वह जरूर एक पवित्र योद्धा होगा। एक पवित्र योद्धा? किसी ने आश्चर्य से कहा। चंद्रमा देवी तो पहले ही पराजित हो चुकी हैं, क्या अभी भी कोई पवित्र योद्धा बचे हैं? देवी के संरक्षक योद्धाओं के रूप में पवित्र योद्धाओं ने उनके पतन के समय उनका अनुसरण किया था। एक आवाज सुनाई दी। कुछ लोग मानते हैं कि चंद्र देवी वास्तव में नष्ट नहीं हुई। वे देवी के निशान खोजते हुए, उन्हें पुनर्जीवित करने के तरीके ढूंढते हुए दुनिया भर में घूमते हैं। भूल जाओ, यह हमारा काम नहीं है। अयाला नाना को अपने साथ ले गई थी। 2 योद्धाओं के चले जाने से टीम की युद्ध क्षमता कम हो गई थी, लेकिन काल के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसे बस इतना ही चाहिए था कि बाकी लोग शिकार को लुभाए ताकि वह खुद हमला करके उसे मार सके और मुख्य रूप से अंधेरे में छिपी किसी भी शक्ति से बचाव कर सके। जब वास्तव में कार्रवाई का समय आता, तो नाइट अटेंडेंट नाना भी ज्यादा मददगार नहीं होती। अगर लक्ष्य उसके मुकाबले का नहीं होता, तो 1-2 और लोगों का होना बेकार होता। अयाला यह बात समझती थी, इसीलिए उसने नाना को अपने साथ ले लिया था। नाना का योगदान नगण्य था। हालांकि जब वे सचमुच चलने लगे तभी काल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी भौहें अपने आप सिकुड़ गईं। अयाला के बिना, हालांकि डाना और बाकी तीनों अभी भी उसके आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन सब कुछ पहले जैसा सहज नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई रुकावट आ गई हो। उसे यह मानना पड़ा कि हालांकि अयाला ताकतवर नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी नेतृत्व क्षमता थी जो लोगों में विश्वास जगाती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने कम समय में एक मजबूत सेना खड़ी कर सकी, जिसमें दूसरे लोग स्वेच्छा से उसके आदेशों का पालन करते थे। यह एक ऐसा कौशल था जो स्पष्ट रूप से काल के पास नहीं था। स्विश, थ्वैक, थ्वैक। पवित्र जल में भीगा एक तीर अधमरे शरीर में घुस गया। जैसे ही उस अधमरे शरीर की काली ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, तुरंत ही उससे सफेद धुआं उठने लगा और उसकी हरकतें सुस्त और अकड़ी हुई हो गईं। मार डालो! दाना और अन्य लोग आगे बढ़ते हुए चिल्लाए। यह दिनचर्या उनके लिए पहले से ही परिचित थी। पवित्र जल की सहायता से अर्धमृत प्राणियों को इकट्ठा करना बहुत आसान था। जबकि अन्य लोग अर्धमृत प्राणियों का सामना करने से हिचकिचाते थे, ये दुश्मन उनके पसंदीदा थे। काटो! काल ने अपनी चौड़ी तलवार चलाई और एक मरे हुए का सिर काट दिया। कौन? इससे पहले कि वह जमीन से आत्मा की धूल इकट्ठा कर पाता, हॉर्समैन अचानक आगे की ओर दहाड़ता हुआ आया, जिससे उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। गली के अंत में बिखरे हुए सुनहरे बालों वाला एक आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उस आदमी ने अपनी कमर पर एक अजीब सी लंबी तलवार टांग रखी थी और उनकी ओर देखते हुए उसने एक अधमरे शव पर पैर रखा। उसके चेहरे के भाव बिखरे हुए बालों के नीचे छिपे हुए थे। वे मेरे शिकार हैं। तुम्हारे? यह सुनकर हॉर्समैन ने उपहास किया। सिर्फ इसलिए कि तुम कहते हो कि वे तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे ही हैं? हॉर्समैन, डाना ने अपनी हरकतें रोक दी और बोली। सावधान रहो। उनके समूह में 5 लोग थे और वह आदमी अकेला था, फिर भी उसने बेशर्मी से उनके लूटे हुए माल पर दावा किया। वह या तो पागल था या फिर हद से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। देखो! उस आदमी ने लाश को पलट दिया और उसकी पीठ की ओर इशारा किया। यह घाव मैंने छोड़ा है। वास्तव में शव की पीठ पर तलवार का एक लंबा, पतला निशान था जो ऊपर से नीचे की ओर ढलानदार था, लेकिन यह घातक नहीं था। अगर ऐसा था भी, तो क्या हुआ? हॉर्समैन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। हमने ही उसे मारा था। इसका मतलब बस इतना है कि तुम काबिल नहीं हो। अगली बार हमला करते समय ज्यादा निर्णायक होना। बस करो, कार्ल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसे लाश दे दो। जब से वह गोरा आदमी प्रकट हुआ था, वुल्फ पॉइजन ब्रीथ टेक्निक से चेतावनी मिल रही थी। चेतावनी हल्की थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इस तकनीक का माहिर था। बेहतर यही था कि मुसीबत से बचा जाए। आखिर वह सिर्फ एक लाश ही तो थी। आप सही हैं। हॉर्समैन के पीछे हटने का इंतजार किए बिना गोरे आदमी ने पहले सिर हिलाया और कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मुझे वास्तव में कार्रवाई करते समय अधिक निर्णायक होने की आवश्यकता है और मैं यह गलती दोबारा नहीं करूंगा। क्या? काल का दिल जोर से धड़कने लगा। सावधान!
मंत्र पढ़ने का समय मिले बिना ही उसने अपनी कलाई झटक दी और 3 तीर निकलकर सीधे उस गोरे आदमी की ओर बढ़ गए। क्लिंक। एक कुरकुरी आवाज के साथ तीनों तीर एक साथ जमीन पर गिरे और उस सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के हाथों में एक ऐसी तलवार प्रकट हुई जो किसी नुकीली कील की तरह तेज थी। उसने आते हुए तीरों को चीरते हुए आश्चर्यजनक गति से हॉसमैन की छाती को भेद दिया। स्क्वेल्च। एक हल्के धक्के से तलवार दिल को भेदकर पीठ से बाहर निकल गई। इस बार हॉसमैन की ओर देखते हुए, जिसका चेहरा सदमे से भरा था और जिसकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी, उस व्यक्ति के होंठों पर एक चमकदार मुस्कान फैल गई। क्या यह निर्णायक साबित हुआ? हॉसमैन। आह! डाना और बाकी दोनों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अपने साथी को मरते देख उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया और वे दहाड़ते हुए आगे बढ़े। हे! यह देखकर गोरे आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, अपनी कलाई झटक दी और हॉसमैन का शव एक तरफ फेंक दिया गया। उसकी आकृति उसके पीछे पीछे आई, उसकी पतली तलवार झिलमिला रही थी। जैसे ही परछाइयां उभरी, तेजी से उन्हें घेर लिया। लीजिए, वो आ ही गया। मेरा पसंदीदा दृश्य। खून के छींटे, अंग बिखरते हैं, निराशा और आतंक। क्लिंक। खटखट, खटखट, खड़खड़ाहट। तेज टकराने की आवाजें उठीं, धातु पर धातु से चिंगारियां उड़ रही थीं। उसने जो दृश्य सोचा था वह सामने नहीं आया। इसके बजाय गोरे आदमी को लगातार पीछे हटना पड़ा, हल्के से अपने पैरों पर उतरते हुए, हाथ में तलवार लिए हुए। उसने कार्ल की ओर देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मुझे यहां एक और गुरु मिलने की उम्मीद नहीं थी। कितनी अफसोस की बात है। उसके शब्द मिटने से पहले ही उसने अपनी तलवार से एक बार फिर हमला किया। वह पहले से कहीं ज्यादा तेज था और उसकी तलवारबाजी और भी जोरदार हो गई। अध्याय 53:053 विचित्र पतली तलवार। कमजोर मंत्र शक्ति क्षेत्र। जैसे जैसे काल की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती गई, बल क्षेत्र का कवरेज क्षेत्र और प्रभाव की मात्रा दोनों में काफी वृद्धि हुई। उनकी शारीरिक क्षमता पहले ही 0.9 से अधिक हो चुकी थी, जिससे वे पीक नाइट चरण तक पहुंच गए थे। दिव्य डोमेन फ्रैगमेंट की सहायता से उनकी मार्शल आर्ट भी पूर्णता की अवस्था तक पहुंच चुकी थी। काल के हाथों में मौजूद भारी चौड़ी तलवार भूसे जितनी हल्की लग रही थी और वह इस तरह घूम रही थी कि उसकी परछाई सामने से आ रही तेज तलवार से टकरा रही थी। फुफकार। हवा में चीरने की आवाज तेज और चुभने वाली थी। हम्मा! दोनों पुरुषों ने एक साथ आश्चर्य व्यक्त किया। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने अपने ऊपर असर डालने वाले अदृश्य बल क्षेत्र को महसूस किया, जबकि कार्ल अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रकट हुई गति को देखकर चकित रह गया। इतनी तेज? अगर सिर्फ गति की बात करें तो प्रतिद्वंद्वी का मूल्य पहले ही 1 से अधिक हो चुका होगा, जो एक औपचारिक नाइट के बराबर है। यहां तक कि एक सामान्य नाइट से भी तेज। इतना ही नहीं। फुफकार। गोरे आदमी की कलाई फड़क उठी और उसकी तलवार लगातार झिलमिलाती रही, जिससे वास्तव में स्पेल पावर फील्ड कट गया। यह कैसे हो सकता है? कार्ल आश्चर्यचकित होकर पीछे हटता चला गया। उन्हें इससे पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। विरोधी ने जादू टोने को तोड़ने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? क्या यह कोई विशेष धर्म मुहर है, या उसके हाथ में मौजूद वह अजीब सी तलवार? सौभाग्यवश यह केवल अस्थायी रूप से टूटा था, जादू टोने की विफलता नहीं थी। सुरक्षा क्षेत्र जल्द ही ठीक हो जाएगा। उस पर हमला करने से भी असर पड़ेगा। दिलचस्प। गोरे आदमी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने मुंह के कोने को चाटा। उसकी निगाहें उत्साह से भरी हुई थीं जैसे ही वह झपटा। सचमुच दिलचस्प। युद्ध कौशल स्टारफॉल। एक विशेष तकनीक के माध्यम से परम गति ने उसकी तलवार को आकाश से गिरते अनगिनत तारों में बदलने की अनुमति दी, पहले स्पेल पावर फील्ड को चीरते हुए और फिर कार्ल की ओर निशाना साधते हुए। यह रैपियर है। इस बार कार्ल ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। यह प्रतिद्वंद्वी का रैपियर था जिसने स्पेल पावर फील्ड को तोड़ दिया था। उस तलवार में मानो कोई विचित्र शक्ति समाहित थी। जब सुरक्षा क्षेत्र उसके संपर्क में आया तो वह पल भर में कटकर फट गई। हम्फ! एक कराह के साथ चौड़ी तलवार उसके शरीर के चारों ओर घूम गई। युद्ध कौशल तूफानी वार। अचानक ही 5 परछाइयां प्रकट हुईं, जिन्होंने एक अभेद्य तलवार की ढाल बना ली, जिसके भीतर काल को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया था। इस समय वह न केवल सहजता से गेल स्लैश करने में सक्षम था, बल्कि वह परछाइयों की आक्रमण स्थिति को भी नियंत्रित कर सकता था, जो मार्शल आर्ट में उसकी उल्लेखनीय महारत को दर्शाता है। अब अतीत की तरह अंधाधुंध हमले नहीं होंगे। क्लांग, क्लांग, क्लांग। टक्कर की आवाजें तेज थीं, जैसे अचानक बारिश का तूफान आ गया हो। स्नैप! अचानक चकाचौंध भरी रोशनी की एक चमक दिखाई दी। प्रकाश का जादू। सुनहरे बालों वाले उस व्यक्ति ने सहज ही अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया और वह लगातार अपनी तलवार लहराता रहा। टकराना। कार्ल के पैरों के नीचे की जमीन फट गई, जिससे उत्पन्न अपार प्रेरक शक्ति ने उसकी गति को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। युद्ध कौशल ईगल हमला।
यह ईगल बॉडी स्टेप से जुड़ा एक युद्ध कौशल था जो उपयोगकर्ता को थोड़े समय के लिए अपनी गति को नाटकीय रूप से बढ़ाने की अनुमति देता था। जोर से वार करो, काटो, काटो, काटो। खटखटाहट। गोरे आदमी की कलाई कांप रही थी, उसकी हथेली से ताजा खून बह रहा था, क्योंकि कार्ल ने अपनी चौड़ी तलवार से उसे मलबे के ढेर में बदल दिया। हालांकि उसकी गति तेज थी, लेकिन उसकी ताकत उतनी नहीं थी। संभवतः लगभग 0.8। कार्ल का चेहरा गंभीर हो गया। अपने लाभ का फायदा उठाते हुए और अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर स्थिति में खत्म करने के इरादे से कार्ल ने उसे लगातार दबाने के लिए अपनी बेहतर ताकत पर भरोसा किया। चौड़ी तलवार घूमी, टकराई और वार किया। सुनहरे बालों वाला आदमी खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। अंततः उसकी एक छोटी सी कमजोरी सामने आ गई। मर जाओ। कार्ल की आंखें काली पड़ गईं, उसकी चौड़ी तलवार एक खुले स्थान, सीकिंग गैप, की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर उभरती एक ठंडी मुस्कान को नोटिस करने में विफल रहा। टकराना। श्लिक। उसकी चौड़ी तलवार गोरे आदमी की कमर पर जोर से लगी, जिससे त्वचा और मांसपेशियों को चीरते हुए पसलियों तक पहुंच गई। इसी बीच सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने मौका पाकर हमला कर दिया, जिससे कार्ल की पीठ पर तलवार का एक हल्का सा घाव हो गया। हम्फ। कार्ल का शरीर लड़खड़ा गया। वह अपने लाभ का फायदा नहीं उठा सका, इसके बजाय उसके अंदर गहरी थकान उमड़ आई। क्या हो रहा है? उसने प्रतिद्वंद्वी की हलचल पर ध्यान दिया था, लेकिन इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा था। घावों का आदान प्रदान उसे लाभ में डाल सकता था। एक गंभीर चोट के बदले एक मामूली चोट एक अच्छा सौदा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। स्कत्स्क। अपने हाथ में तलवार लिए हुए उस गोरे आदमी ने अपना सिर हिलाया और अपनी जीभ से आवाज निकाली। सचमुच मुझसे मुक्केबाजी कर रहे हो? तुम में तो वाकई बहुत हिम्मत है। कार्ल हाथ में तलवार लिए पीछे हट गया। उसकी निगाहें अपने प्रतिद्वंद्वी की कमर पर लगे घाव पर टिकी हुई थीं और उसका चेहरा तेजी से गंभीर होता जा रहा था। वह भयानक घाव नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा था। इसी बीच उसकी पीठ पर लगे घाव से बहुत अधिक खून बह रहा था। स्विश। गोरे आदमी ने अचानक कार्ल को छोड़ दिया और पागलों की तरह अपनी तलवार लहराते हुए डाना और उसके दो साथियों की ओर दौड़ पड़ा। श्लिक, श्लिक, श्लिक। बचने के उनके बेताब प्रयासों के बावजूद वे गोरे आदमी की गति का मुकाबला नहीं कर सके और उनके शरीर पर जगह जगह कट लग गए। उनसे बहने वाला खून तलवार में समा गया और गोरे आदमी के घाव भी तेजी से भरने लगे, जब तक वह पूरी तरह से सुरक्षित था। खटखटाहट। कार्ल ने अपनी चौड़ी तलवार घुमाई और फिर से हमला किया। उसने अनुमान लगाया था कि शत्रु की लंबी तलवार में दूसरों की जीवन शक्ति को सोखकर अपने धारक को पोषण देने की क्षमता अवश्य होगी। इस स्थिति में वह अपने प्रतिद्वंदी को सांस लेने का मौका बिल्कुल नहीं दे सकता था। अन्यथा जैसे जैसे दुश्मन मजबूत होता जाएगा और वह कमजोर होता जाएगा, उसके जीतने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। गेल स्लैश। ईगल असॉल्ट। कमजोर मंत्र शक्ति क्षेत्र। प्रकाश का जादू। उसने तकनीकों की झड़ी लगा दी। उसका आक्रमण एक हिंसक तूफान की तरह था, हर बार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित था। वह पहले से ही अपना सब कुछ दे रहा था। टकराना। सुनहरे बालों वाला आदमी खून से लथपथ जांघ के साथ लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। हालांकि स्थिति खतरनाक थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का जरा सा भी निशान नहीं था। इसके बजाय वहां पागलपन था, उत्साह था। उसकी चोटें जितनी गंभीर होती गईं, वह उतना ही अधिक उत्साहित होता गया। यह आदमी पागल था। हा, बढ़िया, बहुत मजबूत। सुनहरे बालों वाले उस व्यक्ति ने अपने घावों की बिल्कुल परवाह किए बिना अपनी तलवार को बेतहाशा घुमाया और दाना और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़ा, भले ही इसका मतलब और अधिक चोटें सहना ही क्यों न हो। श्लिक। तलवार ने एक व्यक्ति के पेट को चीर दिया, उसकी जीवन शक्ति को तेजी से खा लिया और उसके घाव तेजी से भर गए। उसके लिए डाना और उसके साथ ही एक तरह से स्वास्थ्य लाभ की औषधि थे। उसे उन्हें मारने की कोई जल्दी नहीं थी। फिर से पीछे मुड़कर गोरा आदमी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कार्ल को देखा, जो कुछ क्षण पहले ही भयंकर हमला कर रहा था, अचानक डाना और दूसरों को छोड़कर दूर भाग गया। यह बात समझ में आती थी। उसके पास अपनी शक्ति को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसकी शक्ति का अचानक विस्फोट लंबे समय तक कायम नहीं रह सका। समय बीतने के साथ वह अनिवार्य रूप से नुकसान में होता, ऐसे में भाग जाना ही समझदारी भरा विकल्प था। हे! गोरे आदमी ने अपना सिर हिलाया। भागने की सोच रहे हो? क्या तुम बच सकते हो? उसके शब्द समाप्त होने से पहले ही उसकी आकृति गायब हो गई थी, कार्ल की ओर दौड़ते हुए। जब बात रफ्तार की आती थी तो वह किसी से नहीं डरता था। एक क्षण बाद हाफता हुआ कार्ल एक लंबी गली में लड़खड़ा गया। 10 मीटर से अधिक दौड़ने के बाद वह अचानक रुक गया। अंत में एक बंद गली थी। भागो, भागते रहो। उसके पीछे गोरा आदमी अपनी तलवार पकड़े हुए आराम से चल रहा था, कार्ल को एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ घूर रहा था। मैं देखना चाहता हूं कि अब तुम कहां तक भाग सकते हो। कार्ल मुड़ा, अपने प्रतिद्वंदी को देखा और अचानक मुस्कुराया। यह सही है,
तुम कहां भाग सकते हो? हम्मा? गोरा आदमी जम गया, सहज रूप से महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है। हुश! इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, कार्ल ने अपना बायां हाथ उठा लिया था और भयंकर ज्वालाओं का एक गोला दहाड़ते हुए बाहर निकला। फायर सील! फायर सील! फिर चट्टानों को पिघला देने वाली लपटों की चापें आगे बढ़ी, पूरी गली को घेर लिया, बचने का कोई रास्ता या मौका नहीं छोड़ा। धमाका! एक के बाद एक 6 फायर सील संकरी गली से नीचे की ओर दौड़े, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गए। सुनहरे बालों वाले उस व्यक्ति ने अपनी तलवार से नृत्य किया, जिससे ब्लेड की घनी दीवारें बन गईं, लेकिन वे दहाड़ती हुई लपटों के सामने कुछ ही सांसों तक टिक पाईं और फिर बिखर गईं। जब आग बुझी तो केवल एक जला हुआ धड़ ही बचा था। वह अभी भी हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, मानो काल के पास आना चाहता हो। हुश! एक फायर सील शरीर से टकराई और टकराते ही फट गई। टकराना! उस गोरे आदमी का शरीर टुकड़ों में बिखर गया और वह भयानक लंबी तलवार जमीन पर गिर पड़ी। अध्याय 54 054 मूल गुणवत्ता के अतिरिक्त बिंदु। काल ने जमीन से तलवार उठाई और दाना और अन्य लोगों के पास वापस जाकर उन्हें अपने घावों पर पट्टी बांधने का इशारा किया। उस गोरे आदमी द्वारा उन्हें उपचार औषधि के निरंतर स्रोत के रूप में मानने के कारण उसने उन्हें जान से मारने के इरादे से हमला नहीं किया था। हालांकि उनके शरीर पर चोट के निशान और खरोंचें थीं, लेकिन किसी की भी मौत नहीं हुई। चाचा! एक साथी की मृत्यु के शोक और एक शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध शक्तिहीन होने के अपराधबोध से दाना की आंखें लाल हो गईं, यह हमारी अक्षमता है। हम न केवल मदद करने में असमर्थ थे बल्कि आपके लिए बोझ भी बन गए। उनके बिना मेरा समय निश्चित रूप से आसान होता। भूल जाओ! काल ने अपना सिर हिलाया, हॉर्समैन का शव इकट्ठा करो। हम अभी लाका मार्केट वापस चलेंगे। अगले कुछ दिनों तक बाहर मत जाना। अंधेरा शहर बहुत खतरनाक है। उन्होंने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, हम सिर्फ इसलिए निश्चिंत नहीं हो सकते क्योंकि हाल ही में हमारा सफर आसान रहा है। आज हमारा सामना एक महारथी से हुआ है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में हमारा सामना किसी और से नहीं होगा। हाँ। तीनों ने सिर हिलाया और चुपचाप जवाब दिया। काल समेत सभी घायल थे। सौभाग्य से वापसी की यात्रा बिना किसी घटना के सुरक्षित रही। दिव्य क्षेत्र का टुकड़ा। क्लैंग! काल ने अपने हाथ में मौजूद हथियार गिरा दिया और उस जगह की ओर चल पड़ा जहां दवाइयां रखी थीं। हम्मा! एक अजीब सी अनुभूति ने उसे चौंका दिया। हो! उसने देखा कि जमीन पर पड़ी तलवार कांपने लगी और उसमें से लाल ऊर्जा की धाराएं निकलने लगीं। नहीं, यह बह नहीं रहा था, यह समाहित हो रहा था। दिव्य क्षेत्र का अंश तलवार के भीतर किसी चीज को निगल रहा था। औषधियों को परिष्कृत करने और ध्यान साधना को सुगम बनाने के लिए काल ने यहां कई वस्तुएं रखी थीं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दिव्य डोमेन फ्रैगमेंट के स्वामी के रूप में काल को एक एहसास हुआ। उसने हाथ के इशारे से अपना डेटा पैनल प्रकट किया। नाम कार्ल, दिव्य क्षेत्र खंड का स्वामी। संविधान 0.92। आध्यात्मिक शक्ति 1.55। स्रोत सामग्री 0.7। व्यवसाय नाइट का परिचारक, बुनियादी स्तर का जादूगर प्रशिक्षु। बाकी सब कुछ सामान्य था। विदेशी जानवरों के मांस और औषधियों की बदौलत उसकी शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति लगातार बढ़ रही थी। लेकिन मूल सामग्री, जो हमेशा 0 थी, अचानक बढ़कर 0.7 हो गई और उससे संबंधित जानकारी उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। मूल स्रोत, सभी चीजों की जड़, सभी रूपों का सार। काल ने चमकती आंखों से बुदबुदाते हुए कहा, जब तक मेरे पास स्रोत सामग्री है, मैं इसका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकता हूं। क्या यह एट्रीब्यूट पॉइंट्स आवंटित करने जैसा नहीं है? तो फिर 0.7 स्रोत सामग्री से संविधान या आध्यात्मिक शक्ति में कितनी वृद्धि हो सकती है? एक विचार के साथ ही उसके शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई और डेटा पैनल पर संविधान के बगल में लिखा 0.92 बदलकर 0.93 हो गया। मूल सामग्री में 0.01 की कमी आई। 1 से 1 का अनुपात। काल की आंखें झपकी। उसकी चेतना के सागर में एक सिहरन दौड़ गई और उसकी आध्यात्मिक शक्ति सीधे 1.55 से बढ़कर 1.6 हो गई। मूल सामग्री में 0.1 की कमी आई। 2 के मुकाबले 1। क्या ऐसा हो सकता है कि आध्यात्मिक शक्ति संविधान से भी अधिक विशेष हो? कार्ल ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। कुछ देर सोचने के बाद उसकी नजर संविधान में दर्ज प्रविष्टि पर वापस आ गई। धमाका! गर्म धारा अचानक एक गर्जनापूर्ण तूफान में बदल गई। उसका मांस, हड्डियां, अंग और खून उबलने लगे। संविधान 1। यह एक सच्चे शूरवीर के लिए दहलीज थी। और धारा यही नहीं रुकी, उनका संविधान मजबूत होता रहा। संविधान 1.1। स्रोत सामग्री 0.32। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति विशेष नहीं है, बल्कि जब मान 1 से कम होता है तो स्रोत सामग्री से वृद्धि का अनुपात 1 से 1 होता है। एक बार मान 1 से अधिक हो जाने पर एक बिंदु बढ़ाने के लिए स्रोत सामग्री की 2 इकाइयों की आवश्यकता होती है। कार्ल ने सिर हिलाया और फिर कहा, कितना अफसोस की बात है। दिव्य क्षेत्र के टुकड़े ने अधिकांश मूल सामग्री को सोख लिया, मेरे लिए केवल एक छोटा सा हिस्सा ही छोड़ा। जी हाँ।
तलवार में निहित अधिकांश मूल सामग्री को दिव्य क्षेत्र के अंश ने नष्ट कर दिया था। कार्ल उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग कर सका। मूल सामग्री का सेवन करने के बाद दिव्य क्षेत्र खंड में भी कुछ परिवर्तन आया। यह और बड़ा हो गया। मूल रूप से दिव्य क्षेत्र का यह टुकड़ा लगभग 30 से 40 वर्ग मीटर का था। जगह छोटी नहीं थी, लेकिन कार्ल द्वारा उसमें तरह तरह की चीजें भरने के बाद वह तंग लगने लगी थी। अब इसका क्षेत्रफल 5 या 6 वर्ग मीटर बढ़ गया था। पहली नजर में यह वाकई बहुत अधिक विशाल प्रतीत होता था। वास्तविकता में वापसी। कितना सुखद आश्चर्य। पूर्ण तर्कसंगता की सहायता के बिना कार्ल मुश्किल से ही अपनी उत्तेजना छिपा सका। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह अपने हाथों को बार बार भींच और खोल रहा था, उस शक्ति को महसूस कर रहा था जो अब उसके पास थी। 1.1 भले ही उसने जीवन बीज को संघनित नहीं किया था, फिर भी उसका शरीर अकेले ही संविधान के आधार पर एक शूरवीर का मुकाबला कर सकता था। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने से उनकी पहले की गंभीर चोटें भी मामूली हो गईं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी बेचैन भावनाओं को शांत किया। ज्यादा उत्साहित मत हो। शूरवीर न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, बल्कि उनकी मार्शल आर्ट भी कहीं अधिक उन्नत होती है। कुछ तो युद्ध आभा भी उत्पन्न कर सकते हैं। एक सामान्य शूरवीर की तुलना में मैं अभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि अब लाइफ सीड को संघनित करना आसान होना चाहिए। इस श्वास विधि में जीवन बीज को संघनित करने की तकनीक शामिल थी। पर्याप्त शारीरिक क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को आजमा सकता था। कार्ल के अनुमान के अनुसार कम से कम 0.9 का संविधान न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करता है। हालांकि किसी भी सफलता या विफलता की संभावना रहती है। कमजोर संविधान विफलता की संभावना को बढ़ाता है, जबकि मजबूत संविधान सफलता की संभावना को बढ़ाता है। 1.1 का संविधान निश्चित रूप से 0.9 से कहीं अधिक होता है। इसके अलावा अधिकांश नाइट के परिचारक अपनी उपलब्धियों में सहायता के लिए जीवन औषधि का उपयोग करते थे और कार्ल का अपवाद बनने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार असफल सफलता के दुष्प्रभाव बेहद गंभीर थे। जीवन औषधि का प्रयोग करने से सफल सफलता की संभावना बढ़ जाती और असफलता की स्थिति में जान भी बच सकती थी। तो क्यों न इसका प्रयोग किया जाए? खुद को संभालते हुए कार्ल ने तलवार उठाई। यह उसके पिछले जीवन की पश्चिमी तलवार जैसी दिखती थी, जिसका ब्लेड चॉपस्टिक जितना पतला और नुकीला था। मूल सामग्री के समर्थन के बिना यह पहले जैसा ही प्रतीत हुआ। शिंक। अपनी कलाई के एक झटके से कार्ल ने रैपियर को पास के एक प्रयोगशाला चूहे में घुसा दिया और उसे आसानी से भेद दिया। इसकी धार तो नहीं बदली है, लेकिन अब इससे खून नहीं निकलता। तलवार को रखते हुए कार्ल ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। उस सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के हाथों में यह तलवार दूसरों के खून को पीकर खुद को हुए नुकसान की भरपाई कर सकती थी। अब इसने अपनी यह अद्भुत क्षमता खो दी थी। हम्मा, मैं एक छड़ी बना सकता हूं और उसके अंदर यह तलवार छिपा सकता हूं। इससे लोग जरूर चौंक जाएंगे। कार्ल ने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त चौड़ी तलवार उठा ली। उसके चेहरे पर अनायास ही पछतावे की एक झलक दिखाई दी। यह खानदानी हथियार बड़ी मुश्किल से टिका हुआ है। इसे फिर से गढ़ने का समय आ गया है। गड्ढा संख्या 2। जैसे जैसे अधिक से अधिक खनिकों को तैनात किया गया, भूले हुए शहर को घेरने वाली उदास आभा पतली होती गई और धुंधला शहर धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। कमांडर हाल ने नीचे शहर की ओर देखा, उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। न जाने क्यों, जैसे जैसे मैं उस भूले हुए शहर के करीब पहुंच रहा हूं, मेरे दिल में धीरे धीरे संकट का भाव पनप रहा है और यह बढ़ता ही जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर कुछ भयानक छिपा हो? एल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। भूले हुए शहर में दिव्य रहस्य छिपे हैं। अब जब मैंने इसे खोज ही लिया है, तो मुझे हर हाल में अंदर जाकर देखना ही होगा। कमांडर, उसी क्षण दस्ते के नेता बर्नार्ड पीछे से दौड़ते हुए आए, उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। हमने गड्ढे संख्या 3 के नीचे कई गुप्त रास्ते खोजे हैं जो भूले हुए शहर की ओर जाते हैं। ये रास्ते संभवतः अतीत के लोगों द्वारा छोड़े गए थे। ओह, हेल ने भौहें चढ़ा लीं। क्या कोई पहले भी इस भूले हुए शहर में जा चुका है? वह बर्नार्ड हिचकिचाया, फिर उसने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वे रास्ते ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं। वहां जाल बिछे हैं और गार्जियन गोलेम उनकी निगरानी कर रहे हैं। आगे जाकर पता लगाने के लिए किसी को भेजो, हेल ने आदेश दिया। दास कब पहुंचेंगे? जल्द ही, बर्नार्ड ने जवाब दिया। मैडम बटरफ्लाई ने आवश्यक संख्या में लोगों को बुक कर लिया है। वे रास्ते में हैं और अगर सब कुछ जल्दी हुआ तो वे 7 या 8 दिनों में पहुंच जाएंगे। उसे जल्दी करने के लिए कहो, हेल ने कहा। खबर, हम इसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। हाँ, बर्नार्ड ने सहमति दी। अध्याय 55, 055 घेराबंदी। जब कार्ल ब्लैक सिटी लौटा, तब तक कई दिन बीत चुके थे। चाचा जी, किले के भीतर आयला हताश दिख रही थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आप आ गए हैं। हॉसमैन के बारे में सुनकर दुख हुआ, कार्ल ने कहा। लेकिन हर किसी का दिन आता है, देर सवेर। इसे स्वीकार करना ही होगा। जो जीवित हैं, उन्हें भी अच्छा जीवन जीना चाहिए। हाँ, आयला ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में अभी भी दुख के आंसू भरे हुए थे।
बूढ़े लेव की भी मृत्यु हो गई, उसने धीरे से कहा। हम? कार्ल ने हैरानी से पूछा। क्या हुआ? ईव अपने परिवार की धर्म मुहर निकालना चाहती थी। बूढ़ा लेव बूढ़ा हो चुका था और जब धर्म मुहर उसके शरीर से निकली तो उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई, आयला ने समझाया। अंत में वह बच नहीं पाया। दरअसल ओल्ड लेव पर स्थित धर्म मुहर कई बार हाथ बदल चुकी थी और यह भी स्पष्ट नहीं था कि इसका अभी भी उपयोग किया जा सकता है या नहीं। ईव बहुत अधीर थी। धर्म मुहर को अनिश्चित काल तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, प्रत्येक स्थानांतरण इसे धारणकर्ता के सार से भर देता है और कई स्थानांतरणों के बाद यह अप्रभावी हो सकती है। हालांकि स्थानांतरणों की वह विशिष्ट संख्या जिसके बाद धर्म मुहर अप्रभावी हो जाती है, प्रत्येक मुहर और धारणकर्ता के अनुसार भिन्न होती है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। यह स्पष्ट था कि अयाला के मन में ईव के प्रति काफी द्वेष था। तुम्हारा क्या हाल है? कार्ल ने पूछा। क्या धर्मा सील के साथ विलय सफल रहा? नहीं, आयला ने निराशा से भरे चेहरे के साथ कहा। छोटी नैन भी सफल नहीं हुई, लेकिन मुक सफल हो गया। मुक टीम का एक सदस्य था, एक शांत, छोटे कद का व्यक्ति जो वास्तव में मुक नहीं था। कार्ल ने बगल में देखा और मुक ने एक अजीब सी मुस्कान दी। ऐसा लगता है कि धर्म मुहर के साथ विलय करने में सफलता, जादूगर प्रतिभा प्राप्त करने की तरह, पूरी तरह से भाग्य की बात है। यह या तो जन्म से ही आपके पास होती है या नहीं, और इसका बुद्धि, रूप या शारीरिक बनावट से कोई खास संबंध नहीं है। हमें जो धर्म मुहर मिली है, उसका नाम छाया है। यह छाया गठबंधन की एक अनूठी धर्म मुहर है, आयला ने परिचय देते हुए कहा। यह मुहर अंधेरे में कम दिखाई देने में सहायक होती है, रात में शक्ति बढ़ाती है और दिन के उजाले के समान स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है। आपातकालीन स्थितियों में यह शरीर को अस्थायी रूप से अदृश्य बनाकर हमलों से बचने में भी मदद करती है। एक बेहतरीन धर्म मुहर, कार्ल ने प्रशंसा की। ये मामले उनके सबसे महत्वपूर्ण दाव थे और इस जानकारी को उन्होंने आसानी से साझा किया, जो आपसी विश्वास को दर्शाता था। एक और बात है, आयला ने ऊपर देखते हुए कहा, उसकी निगाहें गंभीर थीं। शैडो एलायंस में ब्लड थॉर्न नाम का एक विशेषज्ञ है, जिसके पास एक ऐसी तलवार है जो दूसरों का खून पी सकती है। तुमने उस दिन जिसे मारा था, वह वही रहा होगा। ब्लड थॉर्न? कार्ल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने शैडो एलायंस को नाराज कर दिया है? हाँ, आयला ने सिर हिलाया। ब्लड थॉर्न शैडो एलायंस में एक उच्च पद पर था, लेकिन वह एक बहुत ही विचित्र चरित्र था और उसे कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए यह निश्चित नहीं है कि कोई आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। ब्लड थॉर्न की विचित्र और क्रूर हिंसक प्रकृति को शैडो एलायंस केवल उसकी ताकत के कारण ही बर्दाश्त करता था। आयला के ज्ञान के अनुसार ब्लड थॉर्न की ताकत शैडो एलायंस में शीर्ष 5 में, बल्कि संभवतः शीर्ष 3 में भी आती थी। वह एक नाइट से ठीक नीचे के स्तर का प्रथम श्रेणी का शक्तिशाली योद्धा था, ब्लैक सिटी में एक उल्लेखनीय व्यक्ति। और ऐसा विशेषज्ञ कार्ल के हाथों मारा गया। आयला जानती थी कि कार्ल शक्तिशाली है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना दुर्जय होगा। उसकी निगाहें स्वाभाविक रूप से उसकी ओर मुड़ गईं। आश्चर्य, उत्साह। फिर समझ गया, कार्ल ने बेपरवाही से कहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। क्या हम आज बाहर जा रहे हैं? बाहर जा रही हूं, आयला ने जोर से सिर हिलाया। मुझे अभी भी बहुत सारे कर्ज चुकाने हैं। बड़ी बहन, मूक ने कहा, यह मेरा कर्ज है। चूंकि धर्म की मुहर उनके पास थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऋण चुकाना उनकी जिम्मेदारी थी। खंडहरों के बीच चलते हुए कार्ल ने दूर देखा। आज का ब्लैक सिटी सामान्य से ज्यादा शांत लग रहा है, उसने कहा। आमतौर पर आसपास आधे मरे हुए जीवों के निशान होते। हाँ, आयला ने सिर हिलाया। परसों बाहर से भाड़े के सैनिकों का एक समूह आया था, जिनमें कथित तौर पर एक औपचारिक नाइट भी शामिल था। उन्होंने कई अधमरे जीवों को मार डाला। अब बाजार क्षेत्र में कोई भी असामान्य जीव नहीं है। किराए के सैनिक? कार्ल ने पूछा। क्या वे सुरक्षित हैं? अच्छा, आयला ने एक पल रुककर कहा, बूढ़े लेव ने एक बार कहा था कि भाड़े के सैनिकों की नजरें सिर्फ पैसे पर टिकी होती हैं, वे इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, उनसे निपटना ठीक नहीं है। समझ गया, कार्ल ने सिर हिलाया। उनसे दूरी बनाए रखो। वह रुका। पॉइजन वुल्फ ब्रीथ टेक्निक से बढ़ी हुई खतरे की अनुभूति ने कार्ल के शरीर में एक चेतावनी का झटका भेजा, उसके शरीर के बाल खड़े हो गए। सावधान रहो, उसने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा और उसकी आकृति कुछ मीटर तिरछे होकर तेजी से आगे बढ़ गई। धमाका! आसमान से एक तीर गिरा और ठीक उसी जगह पत्थर के फुटपाथ में जा धंस गया जहां कार्ल कुछ क्षण पहले खड़ा था। विज! हवा के फटने की आवाज आई। स्वूश! 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 हाथ भर की लंबाई के तीर तेज बारिश की तरह गिरे, उनकी भयावह शक्ति ने आसानी से मिट्टी की दीवारों को भेद दिया। सावधान रहो। जल्दी से बचो, आयला चिल्लाई, लिटिल नान के पीछे पलटते हुए, जिसने समय रहते अपनी लकड़ी की ढाल भी उठा ली। धड़ाम! एक दबी हुई आवाज के साथ लिटिल नैन कराहते हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे। तांबे की लकड़ी से बनी उसकी ढाल बेहद सख्त थी और सुरक्षा के लिए उस पर लोहे की चादर की एक परत भी चढ़ी हुई थी।
अब एक तीर सीधे लकड़ी की ढाल को भेद गया था, जिसके जबरदस्त बल से उसका हाथ सुन्न हो गया और वह बार बार पीछे की ओर लड़खड़ा गया। क्लैंग। कार्ल ने अपनी चौड़ी तलवार घुमाई, आने वाले तीरों को मोड़ा और उस दिशा में देखा जहां से वे आए थे। तीर बरस रहे थे, एक साथ नहीं, बल्कि एक के बाद एक। वे इतनी तेजी से और घनी संख्या में आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे तीरों की बौछार हो रही हो। तो एक व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति इतने सारे लोगों को तीरों से दबा सकता है, तो इस तीरंदाज का कौशल अविश्वसनीय होना चाहिए। सौभाग्य से, हालांकि कई तीर चले, उनमें से अधिकांश कार्ल पर ही निशाना साध रहे थे, बाकी लोग केवल बीच में फंस गए। तुम लोग छिप जाओ, कार्ल ने कहा। मैं जाकर देखता हूं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह अचानक तेजी से आगे बढ़ा, उसके पैर की उंगलियां दीवार पर हल्के से थपथपा रही थीं और वह उस दिशा की ओर दौड़ पड़ा जहां से तीर आए थे। ईगल बॉडी स्टेप। भयंकर पवन तलवारबाजी। एक शूरवीर के समान शारीरिक बनावट के साथ, उसकी गति बाघों और तेंदुओं के बराबर थी और वह अपनी तलवारबाजी से आने वाले तीरों को आसानी से मोड़ देता था। महज कुछ ही दिनों में कार्ल में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गए थे। अब, अगर उसे उस तलवारबाज का फिर से सामना करना पड़े, तो भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को खून बहाकर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का मौका दे, वह उसे आसानी से मार सकता है। दूर, एक छत पर मेई का चेहरा गंभीर था। वह आ रहा है, उसने चेतावनी दी। सावधान रहो, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। अगर वह सतर्क रहेगा, तो मेरे तीर उस पर शायद ही कोई असर डाल पाएंगे। धमाका। पास ही में, जमीन हिल गई जब 2 मीटर से ज्यादा लंबा एक गंजा विशालकाय आदमी जमीन के नीचे से कूदकर बाहर आया। विशालकाय आदमी का शरीर एक बच्चे की बाह जितनी मोटी जंजीरों में लिपटा हुआ था, जिनके सिरों पर बड़े, नुकीले लोहे के गोले बंधे हुए थे। लोहे के गोले जमीन पर एक धीमी सी आवाज के साथ गिरे। रेड हेयर और आयरन फिस्ट को मारने के लिए, वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। उस विशालकाय व्यक्ति ने आंखें सिकोड़ी, उसकी निगाहें दूर से आती हुई आकृति पर टिकी थीं। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लेकिन 4 के मुकाबले 1, आज तो उसकी हार निश्चित है। लेकिन चूहों से भरे एक कोने से धीमी आवाज आई, जहां चूहे झुंड बनाकर लगातार चींची कर रहे थे। उनके बीच खड़ी चूहा औरत ने धीरे से कहा, लापरवाह मत बनो। मिल गया, विशालकाय लेकिन मुस्कुराया। फिर उसके पैरों तले जमीन फट गई और वह कार्ल की ओर झपटा। हवा में ही उसने गुस्से से दहाड़ मारी। उसने अपनी भुजाएं फैलाईं और मानव सिर के आकार का लोहे का गोला हवा में तेजी से उड़ता हुआ हवा का एक झोंका लेकर निकला। मर जाओ। आगे, कार्ल, जिसने अभी अभी एक तीर को रोका था, ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। फिर वह दीवार से कूद गया और अपनी तलवार को जोर से नीचे की ओर घुमाया।